So hello everyone. In today's class we'll be discussing about IPFS. IPFS की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं. We'll be covering all that. So let's start. सबसे पहले IPFS होता क्या. IPFS स्टैंड्स फॉर इंटरप्लानिटरी फाइल सिस्टम. दिस इज़ अ फाइल सिस्टम. जैसे हमने ब्लॉकचेन में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी राइट, कि ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है. सिमिलरली ये भी पीयर टू पीयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, बट दिस इज़ नॉट अ ब्लॉकचेन, दिस इज़ अ फाइल सिस्टम. It was created in 2015 by John Bennett. Then right now it is being managed by Protocol Labs. इसकी GitHub repo आप देख सकते हो, right? You can visit its website which is ipfs.tech. So अभी हमने देखा कि ठीक है, हमने ब्लॉकचेन पढ़ा जो कि पीयर टू पीयर है, डिसेंट्रलाइज्ड है, एंड दिस इज़ अ फाइल सिस्टम. तो इसकी नीड क्यों पड़ी. अभी तक हम स्टोर कर रहे थे हमारी फाइल्स को राइट, बट वाई वी आर यूजिंग दिस, वाई वी इंट्रोड्यूस दिस, तो वो देखते हैं. सो वी हैव बिल्ड टिल दिस नाउ. तो बेसिकली जो अभी तक हमने कवर किया, हमने देखा कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, एंड हाउ टू कनेक्ट देम, और फिर एक डी ऐप कैसे बनता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे बनती है. वी हैव कवर्ड दैट. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा था सॉलिडिटी में राइट. फिर उसको हमने इथेरियम नेटवर्क पे डाला था. वी हैव यूज्ड फर्स्ट लोकल ब्लॉकचेन, पहले हमने लोकल ब्लॉकचेन पे डाल के देखा था. देन हमने उसको टेस्ट नेट पे डाला, सपोलिया टेस्ट नेट पे हमने उसको डाल के देखा एंड उसको रन किया, इंटरेक्ट किया. बेसिकली हमने डिप्लॉय किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो ये तो हो गया डिसेंट्रलाइज्ड. अब जब हम फ्रंट एंड बना रहे थे तो हमने फ्रंट एंड किस में बनाया, रिएक्ट एप्लीकेशन हमने बनाई थी एंड वी हैव डिप्लॉयड इट ऑन वर्सल. सो इज इट डिसेंट्रलाइज्ड, इज वर्सल डिसेंट्रलाइज्ड, नो राइट. क्योंकि वर्सल जो है उस पर हम क्या कर रहे थे, हमारी जितनी भी सोर्स कोड फाइल्स थी या जितनी भी इमेजेस थी वो सब हम इस पे डाल रहे थे. सो वर्सल इज़ द सेंट्रल अथॉरिटी जो कि इन फाइल्स को स्टोर कर रही थी एंड डिप्लॉय कर रही थी. तो अभी क्या था, जो हमने पूरा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाया वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं था. जो भी हमारी कोड फाइल्स थी, जो भी हमारी इमेज थी, वो कहाँ पे अपलोड थी, वर्सल पे. सो अब बात आती है कि सपोज मुझे इमेजेस चाहिए, मुझे ऑडियो फाइल्स चाहिए, मुझे वीडियोस चाहिए मेरी वेब या डी एप्लीकेशन पे, तो कैसे आएगा, क्या यूज़ करेंगे हम. सबसे पहला ऑप्शन, ब्लॉकचेन पे स्टोर करा लेते हैं फाइल्स को. जो भी हमारी एक्स्ट्रा एसेट्स लग रहा है जैसे इमेजेस, ऑडियो या फिर नॉर्मल जो फाइल्स हैं, उनको ब्लॉकचेन पे ही क्यों नहीं स्टोर कराते. बिकॉज ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, इम्यूटेबल है, मतलब एक बार ब्लॉकचेन पे कुछ डल गया सो वी कैन नॉट चेंज इट. सिक्योर भी है. तो ब्लॉकचेन पे प्रोस तो काफ़ी सारे हैं, बट ये जो फाइल्स होती है, जो इमेजेस होती हैं, इनका साइज़ MBs में होता है, काफ़ी ज़्यादा साइज़ होता है. और हमने पढ़ा था जब ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे थे कि हर एक ब्लॉक के पास एक लिमिटेड स्टोरेज है, मतलब एक लिमिटेड साइज़ वो स्टोर कर सकता है. तो इनको ब्लॉक्स में स्टोर कराना तो एफिशिएंट नहीं रहेगा राइट. तो एक तो ये रीज़न हो गया कि ब्लॉकचेन पे हम नहीं डाल सकते फाइल्स को. दूसरा, जब भी हम ब्लॉकचेन पे कुछ डालते हैं, हम ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है. अब जब हम इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स डालेंगे तो ट्रांजैक्शन फ़ी काफ़ी ज़्यादा लगेगी. तो ड्यू टू एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और क्योंकि लिमिटेड स्टोरेज होती है तो इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स हम स्टोर नहीं करा सकते, इस वजह से हम इसको ब्लॉकचेन पे तो नहीं डाल सकते. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, क्यों ना एक सर्वर बनाए, उस पर ये सारी फाइल्स डाल दें और फिर उससे हम एक्सेस करें. तो अब इधर क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि सपोज मेरी जो फ्रंट एंड है वो हमने रिएक्ट एप्लीकेशन में ही बनाया है, ठीक है. उसमें जो भी फाइल्स हमारी यूज़ हो रही थी, जैसे इमेजेस हो रही थी या फिर .js फाइल्स यूज़ हो रही थी या HTML यूज़ हो रहा था, इन सब को एक सर्वर पे डाल देते हैं एंड उस सर्वर से हम एक्सेस कर लेंगे. ऐसा भी कर सकते हैं. सर्वर को डालने की कॉस्ट कम रहेगी राइट, जल्दी से हम एक्सेस कर पाएंगे, इजीली हम मैनेज कर पाएंगे. बट अब इधर प्रॉब्लम क्या है कि ये हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड, मतलब अब डिपेंड कर रहे हैं हम सर्वर पे. अगर तो सर्वर एक्टिव है, मतलब जो हम सेंसरशिप की बात करते हैं वो इस पे डिपेंड करेगा सर्वर पे. अगर सर्वर सपोज करो यार चोरी हो गया तो प्रॉब्लम आएगी, तो ये डाउन हो जाएगा. सो डिसेंट्रलाइज्ड वाली चीज़ तो यहाँ पे नहीं रही. अगर हम सर्वर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट रहेगा फेलियर का. अगर सर्वर फेल हो जाता है तो हम एक्सेस नहीं कर पाते राइट. तो वो सारी प्रॉब्लम आती है.
तो इसीलिए हम उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर नहीं करा सकते, हम सर्वर पे स्टोर नहीं करा सकते। सो थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास आईपीएफएस पे स्टोर कराना। आईपीएफएस क्या है? एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, ठीक है। ये कंटेंट एड्रेसेबल होता है। कंटेंट एड्रेसेबल क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट कि आईपीएफएस एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जहाँ पे हम हमारी फाइल्स को स्टोर करा रहे हैं। बट इसमें भी कुछ कॉन्स है, जैसे कि हम क्योंकि फाइल्स को हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे स्टोर करा रहे हैं तो उनसे रिट्रीव करना स्लो हो जाता है। सेकंड कि क्योंकि आईपीएस नेटवर्क पे क्या होता है ना, आईपीएफएस नेटवर्क पे काफ़ी सारी नोड्स होती हैं जो कि स्टोर कर रही होती है फाइल्स को। अब डिपेंड करता है कि कितनी नोड्स एक्टिव हैं जिनके पास वो जो तुम्हारी इमेज है वो है, उसके ऊपर डेटा अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। कैसे होता है जब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे स्टोर करिए, सो विल कवर दैट। सो अभी जैसे हमने बात करी कंटेंट एड्रेसेबल, राइट। तो अभी जब भी हम कुछ एक्सेस कर रहे होते हैं हमारे वेब पे, हम कोई भी पीएनजी एक्सेस कर रहे होते हैं, कुछ भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं www.youtube.com, उसके आगे जो भी हमारे वीडियो की यूआरएल है हम वो डालते हैं, राइट। जब हम डालते हैं तो ये रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब के सर्वर के पास एंड वो सर्वर देन रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ से हमें रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्लाइंट हो गया एंड दिस इज सर्वर। वही जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि HTTP आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जहाँ पे एक क्लाइंट होता है जो कि कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होता है एंड सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो जब भी हम कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या फिर फेसबुक पे कोई इमेज देख रहे हैं तो उसकी एक ऐसी यूआरएल होती है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि ये जो रिसोर्स है उसको लोकेट कर रहे हैं हम कि वो कहाँ स्टोर है, और हम ये जो जहाँ पे भी स्टोर है वो सर्वर हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब सपोज जैसे हम बात सुनते हैं कि यूट्यूब आज डाउन है या इंस्टाग्राम डाउन है, तो क्या मतलब क्या होता है उसका कि सर्वर उनके डाउन है। तो ये क्या हुआ, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, राइट। इधर फायदे क्या थे हमारे पास कि हम जल्दी एक्सेस कर पा रहे हैं, बहुत इजी है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि तुम एक अपना सर्वर डाल रहे हो उसको इजी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। बट इधर क्या आता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मतलब अगर ये सर्वर डाउन चला गया तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस रिसोर्स को। यहाँ पे सेंसरशिप है कि मतलब यूट्यूब चाहे तो वो ये वीडियो ब्लॉक कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कई कई वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब इन वीडियो को डिलीट कर देता है क्योंकि वो पॉलिसी नहीं इंश्योर कर रहे होते, राइट। यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, अगर तो ये जो यूट्यूब का सर्वर है यही चोरी हो गया तो तुम्हारा डेटा चोरी हो गया, सो देयर इज सिक्योरिटी रिस्क टू। तो ये तो होता है लोकेशन बेस्ड एड्रेसिंग। अब कंटेंट बेस्ड एड्रेसिंग क्या होता है कि मतलब सपोज यू हैव अ इमेज और ऑडियो फाइल, ठीक है। सो जब आप उसको आईपीएफएस पे स्टोर करते हो ना, तो आईपीएफएस क्या करता है, उस इमेज फाइल का हैश बना देता है यूजिंग SHA-256 एल्गोरिदम। ये हमने पढ़ा है एल्गोरिदम्स वगैरह। तो ये क्या करेगा, जो भी इमेज रहेगी, जो भी आपकी फाइल रहेगी, उसका एक हैश बना देगा एंड यूजिंग दिस हैश अब आप इसको सर्च करोगे फाइल को। मतलब कि आईपीएफएस ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लोकेशन बेस्ड एड्रेसिंग, इसने कंटेंट जो भी था आपका उसका हैश बनाया। अब यूजिंग दैट हैश आप सर्च कर सकते हो। अब इसके फ़ायदे क्या थे कि देखो, एक फ़ाइल का एक ही हैश होगा, यूनिक हैश होगा, तो इससे क्या मेंटेन रहेगा कि आपकी वो फाइल यूनिक रहेगी ऑल ओवर द नेटवर्क, राइट। सेम एक ही फाइल रहेगी, किसी के पास मल्टीपल, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, एक इमेज को मैं फेसबुक पे डाल दूं और एक इमेज को मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूं, तो मैं वही सेम इमेज इंस्टाग्राम पे भी देख रही हूँ, वही सेम इमेज उस पे सपोज फेसबुक पे भी देख रही हूँ, तो ये दो जगह स्टोर हो रही है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वो जो इमेज रहेगी वो उसके हैश से डिफाइन होगी। तो मतलब ये नहीं होगा कि मैंने एक ही इमेज के दो कॉपी बना लिए, मैं उसी यूनिक इमेज को एक्सेस करूँगी दोनों जगह से। इट विल बी मोर क्लियर जब हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं इसको बेसिकली। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है, सिक्योरिटी बढ़ गई, राइट। लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं, वही जो हम आईपीएफएस में बात करते हैं कि स्लो हो जाएगा रिट्रीवल थोड़ा। और अगर हम कंपेयर करें सेंट्रलाइज से, सेंट्रलाइज में क्या होगा कि आपको सर्वर को रिक्वेस्ट करना है, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे जो नोड्स होती हैं, अगर उनके पास वो इमेज है तो वो आएगी, आपकी जो भी इमेज है, जो भी रिसोर्स जहाँ पे आपने स्टोर कराई है वहाँ से वो आपको रिट्रीव होगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसको डालना, इसलिए।
तो जैसे हमने बात की कि जो फाइल होगी वो स्टोर होगी, जो फाइल का हैश होगा वो स्टोर होता है, राइट, उसका हैश कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे सपोज ये एक आईपीएफएस नेटवर्क है, ये नोड्स हैं हमारे जिनके जो कि एक आईपीएफएस नेटवर्क के अंदर हैं। तो इसने क्या किया, इसको एक फ़ाइल चाहिए जिसका हैश ये है। सो इसने नेटवर्क पे पूछा एंड सपोज इसके पास वो फाइल थी तो इसने वो फाइल सेंड कर दी। तो बेसिक ये होता है कि जो भी हम फाइल स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे इसने ये फाइल स्टोर करी थी और इसने अपने पास रख रखी थी, ठीक है, तो अब किसी को भी अगर चाहिए होगी तो वो पूछेगा कि ये वाली फाइल किसके पास है, और जिसके पास भी होगा वो उसको सेंड कर देगा। तो जैसे जो हम बात कर रहे हैं अभी आईपीएफएस नेटवर्क की, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे आईपीएफएस नोड कनेक्टेड होते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की तो हम क्या बात करते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाते हैं, कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। सेम यहाँ पे आईपीएफएस नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आईपीएफएस नोड होते हैं, जिन पे सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है आईपीएफएस, जो कि फाइल को स्टोर कर रहा होता है, रिट्रीव करने के काम में आ रहा होता है। सो ये जो अभी हमने बात किया कि आईपीएफएस नोड कनेक्टेड होते हैं और ये एक नेटवर्क बनाते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस आईपीएफएस नोड? इट्स जस्ट अ मशीन दैट रन्स आईपीएफएस सॉफ्टवेयर। एनी machine like your laptop can be an IPFS node. How? Just you need to run the IPFS software. किस काम आता है ये? स्टोर और रिट्रीव करने के फाइल को आईपीएस नेटवर्क के। ये जो हमने पीछे देखा नेटवर्क, इफ़ यू वांट टू स्टोर अ फाइल ऑन दिस, तो आप इसमें वो इमेज या जो भी आपकी फाइल है वो स्टोर कर सकते हो, या फिर इफ़ यू वांट टू रिट्रीव अ फाइल फ्रॉम इट यू कैन रिट्रीव। Now anyone can participate as a IPFS node. IPFS node means that you are running that IPFS software which is used for storing or retrieving the file. और यू कैन बी अ यूज़र कि अगर आपको बस रिट्रीव ही करना है फाइल को तो आप एज अ यूज़र भी यूज़ कर सकते हो इसको। अब जो हम फाइल्स की बात कर रहे हैं कि हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो किस टाइप की फाइल्स होती है? वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो इमेज हो सकती है, वो वीडियो या ऑडियो, कोई भी तरह की फाइल हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला कि आपका लैपटॉप भी एक आईपीएफएस नोड की तरह वर्क कर सकता है। कैसे? वो कहाँ स्टोर करेगा उन फाइल्स को? सपोज आपने क्या किया, आपने अपने लैपटॉप पे आईपीएफएस सॉफ्टवेयर रन किया, आपने कुछ फाइल स्टोर किया, वो फाइल स्टोर कहाँ होगी? वो फाइल स्टोर होगी आपकी कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। तो जितने भी आईपीएफएस नोड होते हैं ना नेटवर्क में, उनकी कैश मेमोरी में जो भी हम फाइल स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर होती है। तो अब फाइल स्टोर कैसे होती है? ठीक है, फाइल स्टोर होती है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट में ना 256 KB का डेटा तुम स्टोर कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे एक फाइल स्टोर करनी है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो उसके अंदर डेटा क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड। एंड अब सोचो कि ये तो बहुत छोटी फाइल थी, राइट, ये तो बहुत छोटा था। अगर कुछ हम इमेज स्टोर कर रहे हैं जो कि MBs में, और यहाँ पे लिमिट है 256 KB की, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट में तो स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उस फाइल के चंक्स को स्टोर करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कुछ पार्ट हमने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, उस जो भी फाइल है, अगर इमेज है तो उसको हमने ब्रेक किया और उसको चंक्स में स्टोर कर दिया। एंड जैसे कि मैंने बात की कि हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरह की। तो सपोज आई वांट टू स्टोर अ फोल्डर, ठीक है। अब मुझे एक फ़ोल्डर स्टोर करना है, तो फोल्डर में क्या है, एक फ़ाइल इमेज है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक TXT फाइल है और एक MP4 वीडियो है, ठीक है। तो अब ये सारी का साइज़ जो है वो 256 से अबव है, तो इसको हम एक ही ऑब्जेक्ट में तो स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करेंगे। तो ये जो लिंक्स होता है ना, ये बेसिकली बताता है कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो किस, या नेक्स्ट पार्ट जो है इस फाइल का वो किस ऑब्जेक्ट में स्टोर है। तो जैसे मैंने क्या किया, जो मेरा फोल्डर था उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, ठीक है। उसके अंदर जो पहली PNG फाइल थी उसको मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर किया एंड यहाँ पे उसकी लिंक दे दी, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा फोल्डर था वो मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर किया एंड लिंक में उसका पाथ दे दिया एंड सो ऑन। तो ऐसे आप चंक्स में स्टोर करते हो अपनी फाइल्स को, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है उस फाइल का। सो ये तो था कि अभी हमें स्टोर कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, राइट। यहाँ तक हमने देखा कि आईपीएफएस नेटवर्क क्या होता है, आईपीएफएस नोड क्या होती है, कहाँ स्टोर कर रही होती है फाइल्स, वो सब हमने देखा, ठीक है। अभी जब भी हम बात करते हैं ना आईपीएफएस नेटवर्क की, तो हम सुनते हैं कि ये 60% बैंडविड्थ सेव करती है। कैसे सेव करती है?
सपोज ये यूज़र है, ठीक है, इसको एक फ़ाइल चाहिए एंड ये फ़ाइल इस वाली नोड के पास है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाली नोड इसको फ़ाइल दे देगी, बट इसमें जो बैंडविड्थ जाएगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, डिपेंड करेगा इसकी स्पीड कितनी है, उस अकॉर्डिंग ये इसको फाइल ट्रांसफ़र करेगा। अब IPFS नेटवर्क में क्या होता है कि अगर तो ये फाइल सेम फाइल अलग अलग नोड्स के पास है, जैसे इस नोड के पास भी ये फाइल है, इस नोड के पास भी ये फाइल है एंड इसके पास भी फाइल है, एंड सपोज ये फाइल है 10 MB की, तो ये क्या करेंगे, कुछ पार्ट ये सेंड करेगा, कुछ पार्ट ये सेंड करेगा, कुछ पार्ट ये सेंड करेगा। जैसे कि सपोज इसने 4 MB के सेंड कर दिया, इसने 2 MB का सेंड कर दिया और इसने 4 MB का सेंड कर दिया, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, जो आपकी फाइल्स है उसको चंक्स में सेंड कर रहे हो, अलग अलग नोड सेंड कर रही है, तो क्या होगा, जो बैंडविड्थ है वो सेम होगी, डिपेंड करेगा इनकी स्पीड क्या है, हर एक नोड की स्पीड कितनी है उसके बेस पर डिसाइड होता है कि ये कितनी फाइल, कितनी साइज ऑफ फाइल शेयर करेगा, उस फाइल का कितना साइज ये शेयर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसकी स्पीड कितनी है and all other requirements. So this is how we save 60% bandwidth using IPFS. बेसिकली हमने क्या किया, जितनी भी नोड्स के पास वो इमेज है ना, वो सब नोड्स कुछ कुछ पार्ट उसका सेंड कर देंगे और फाइनली हमारे यूज़र के पास पूरी वो जो है फाइल वो आ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जल्दी फाइल आ गई एंड बैंडविड्थ भी सेव हुई। ना अभी जो हमने बात की स्टार्टिंग से कि जो अब हमारा पहले जो नेटवर्क चलता है या वेब2 का नेटवर्क जो चलता है वो चलता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। मतलब आपके पास एक क्लाइंट होगा जो कि रिक्वेस्ट कर रहा होगा किसी भी रिसोर्स का एंड सर्वर होगा जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, जिसमें हमने एग्जांपल भी देखा। सपोज मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो देखनी है तो मैंने यूट्यूब के सर्वर को रिक्वेस्ट की एंड यूट्यूब के सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया एंड वो जो वीडियो है वो प्ले हुई, राइट। तो ये तो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। IPFS में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जिनको हम IPFS नोड कहते हैं उनको मिला के हम एक IPFS नेटवर्क बनाते हैं, और ये जो एक नोड है ना ये फाइल्स को स्टोर करती है एंड यही सेंड करती है। तो सपोज इसको चाहिए, इसके पास एक फाइल है h.txt, ठीक है, तो अगर वो फाइल B को चाहिए तो B ई से ले लेगा, या फिर अगर इसके पास भी है तो वो चंक्स में ले लेगा, दोनों से आधा आधा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो थी यूट्यूब का सर्वर, ठीक है। यहाँ पे अगर इस नोड, ये नोड अगर एक्टिव नहीं है और इस नोड के पास वो फाइल अवेलेबल है तो वो ये नोड शेयर कर देगी। तो यहाँ पे अगर कुछ नोड्स इनएक्टिव भी रहती हैं तो भी कुछ नोड एक्टिव रहती है जिनसे हम फाइल ले सकते हैं। तो डेटा अवेलेबिलिटी की जो बात करते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है। सो मेन डिफरेंस क्या हुआ HTTP और IPFS में, हम जो फाइल रिट्रीव कर रहे हैं HTTP से वो है लोकेशन बेस्ड एड्रेसिंग के बेस पे। मतलब कि अगर मुझे कोई भी फाइल चाहिए तो मैं उस फाइल की लोकेशन बताऊंगी, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा कि ये रही फाइल, राइट। IPFS जो होता है वो कंटेंट बेस्ड एड्रेसिंग पे काम करता है। मतलब जो भी आपकी फाइल है उसका हैश बनाएगा एंड उस हैश से आप रिट्रीव कर सकते हो अपने फाइल को। HTTP के इसमें क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि जो सर्वर्स है ना वो स्टोर कर रहे हैं फाइल को, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। लेकिन IPFS में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक IPFS नेटवर्क बनाते हैं एंड जो कि स्टोर कर रहे होते हैं और जहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। HTTP के केस में अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सर्वर पे। अगर सर्वर एक्टिव है तो आपको वो फाइल एक्सेसिबल है, अगर सर्वर एक्टिव नहीं है तो आप उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। बट इधर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स है जो कि कनेक्टेड है, तो हो सकता है अगर 2-3 इनएक्टिव भी हुए तो भी आपका जो डेटा है वो दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं उनके पास होगा और उनसे आप ले सकते हो। कॉस्ट की बात करें तो एक सर्वर को सेटअप करना थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए जहाँ पे हम वो सर्वर रखेंगे एंड उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन IPFS को सेटअप करना बहुत लो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको अपने कंप्यूटर्स पे एक सॉफ्टवेयर रन करना है, राइट। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए इधर। अभी हमने बात कर ली कि ठीक है हम अपने लैपटॉप पे भी IPFS रन कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप IPFS डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हो। सो जब आप ये गिटहब लिंक पे जाओगे ना IPFS के, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, लिनक्स के लिए है, मैक के लिए है, सिमिलरली विंडोज़ के लिए है। तो विंडोज़ वाला जो है IPFS डेस्कटॉप सेटअप .exe ये आपको डाउनलोड करना है
डाउनलोड करने के बाद जैसे ही नॉर्मल हम एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, सेम वैसे ही करना है। इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा और आप ऐसे खोल सकते हैं IPFS डेस्कटॉप। इसकी जब एप्लीकेशन आप खोलते हो तो इस टाइप का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपको दिखा देता है ऊपर कि आप कनेक्ट हो चुके हैं IPFS से। आपकी जो पीयर आईडी है, मतलब जिस आईडी से आपको जो और नेटवर्क में कंप्यूटर्स है वो पहचानेंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, वो ये पीयर आईडी होती है, ठीक है। उसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अभी बैंडविड्थ कितना यूज़ हो रहा है, क्या इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है, वो यहाँ पे दिखाता है। अगर आपको पीयर्स चेक करने कि अभी कितने और कंप्यूटर्स IPFS नेटवर्क में एक्टिव है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी नंबर्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे किस लोकेशन पे पीयर्स एक्टिव है, ठीक है। फिल्टर करोगे नेम से तो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है ये सिंगापुर में एक्टिव हैं, बाकी थाईलैंड में एक्टिव हैं ये। सो दिस इज़ इट। सो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी तक हमने देख लिया कि IPFS को हमें हमारे लैपटॉप पे या हमारे हमारे कंप्यूटर पे कैसे हमें डाउनलोड करना है, एंड देख सकते हैं हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें। अब जैसे हम बात करें कि हम यहाँ पे फाइल स्टोर कर सकते हैं IPFS में, तो वो देखते हैं कैसे स्टोर करना है। उस पर एक इमेज स्टोर करके देखते हैं। सो बेसिकली IPFS डेस्कटॉप पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे साइड में फाइल्स पे क्लिक करना है। देन जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी डाली हुई है, डालने के लिए क्या करना होता है, सिंपली ये इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बाद ये फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपको फोल्डर अपलोड करना है तो फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो। एंड सपोज मैं कोई इमेज फाइल डाल देती हूँ। सो मैं ये डालती हूँ। सी ये जो 1.jpg थी, ये मैंने पहले डाली हुई थी और ये मैंने अभी डाली है 2 वाली। तो इनके नीचे ना ये एक स्ट्रिंग आ रही है, रैंडम स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली इस फाइल का हैश है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटेंट बेस्ड एड्रेसिंग है, तो ये उसका कंटेंट आइडेंटिफायर है, जिसको हम CID भी बोलते हैं, जिससे कि इस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो ओवर द IPFS नेटवर्क, ठीक है। सो ये डाउनलोड हो गई है। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू कैन सी दैट फाइल जो भी आपने डाली है। उसके बाद जब आप मोर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक शेयर लिंक मिल जाएगी, जिससे आप अपने वेब ब्राउज़र पे इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। सो यू कैन ओपन इट इन ब्राउज़र एज वेल। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ये जो कंटेंट आइडेंटिफायर है, आप इसको कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ दैट। सो इफ़ यू सी दिस लिंक ना, लेट मी शो। जो हम बात करें कि हम वेब ब्राउज़र पे खोल सकते हैं इस फाइल को, तो बेसिकली इस लिंक में क्या होता है, पहले तो वो IPFS पे है तो इसलिए IPFS.io आता है आगे। देन उसके बाद जो हम बात करें ना कंटेंट आइडेंटिफायर की, बेसिकली जो इमेज है उसका हैश, वो यहाँ पे हमें डालना होता है। इसकी जगह आप किसी और इमेज का हैश डालोगे तो वो आपको खुल जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी ओपन दैट फाइल। तो अभी तक हमने क्या किया, IPFS डेस्कटॉप को हमारे कंप्यूटर में सेटअप किया। देन उसके ऊपर हमने क्या किया, एक फ़ाइल डाल के देखी। हमने देखा कि हम उसमें पीयर्स देख सकते हैं एंड काफ़ी और चीज़ें भी हम उसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं IPFS पिनिंग क्या होता है। तो स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी कि जब फाइल स्टोर होती है किसी भी नोड पे, तो वो उसकी कैश मेमोरी में स्टोर होती है, राइट। एंड इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि जो कैश मेमोरी होती है ना, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जैसे ये फुल हो जाती है तो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है जो कि आपकी जो स्पेस है उसको क्लीन कर देता है, जो भी अनयूज डेटा है उसको डिलीट कर देता है। तो अगर ये कैश मेमोरी फुल हो जाएगी तो ये तो इसको क्लीन कर देगा, विच मीन्स आपकी फाइल खो गई, मतलब अब तो लॉस्ट हो गई आपकी फाइल। सो यू आर नॉट एबल टू रिट्रीव दैट फाइल अगेन। तो क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर फाइल को जिसको हमें स्टोर करना होता है परमानेंट, उसको हम पिन कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं IPFS पिनिंग। पिनिंग का मतलब होता है कि इस फाइल को हमें परमानेंट स्टोर करना है, विच मीन्स ये जो गार्बेज कलेक्टर है ये इस फाइल को डिलीट नहीं करेगा आपकी नोड पे से, ठीक है। तो वही होता है कि हमारी कैश मेमोरी में जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि ये वाली फाइल हमारी डिलीट हो, तो हम क्या करते हैं, उसको पिन कर देते हैं।
सो लेट्स सी कि कैसे पिन करते हैं फाइल को यूजिंग IPFS डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे जाना है, अगेन गो टू फाइल्स एंड सिंपली जिस भी फाइल को आपको पिन करना है उस पर यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, देन क्लिक ऑन सेट पिनिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ये जो फाइल है ये आपको कहाँ पिन करनी है। तो जो मेरा लोकल नोड है, मतलब जो मेरा लैपटॉप है, मुझे उस पर नोड करनी उस पर पिन करनी है, मतलब उसकी मेमोरी में ये परमानेंट स्टोर करना है। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। तो अब यहाँ पे पिन स्टेटस में आपको वो पिन वाला आइकन दिख जाएगा, विच मीन्स कि अगर मेरी कैश मेमोरी फुल भी होती है तो भी ये फाइल डिलीट नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आज की जो पहली एक्टिविटी है वो यही है कि जो हमने IPFS डेस्कटॉप देखा उसको आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करो, उस पर एक इमेज अपलोड करके देखो एंड जो इमेज की URL है या फिर जो उसकी कंटेंट आइडेंटिफायर है ना वो आपको शेयर करना है। एंड ऑल्सो आपको वो जो इमेज है वो अपनी लोकल नोड पे पिन करनी है। देन द अनदर टास्क इज कि आपको चेक करना है कि कितने पीयर्स एक्टिव हैं USA में एट दैट टाइम, जब भी आप काम कर रहे हो तब कितने पीयर्स जो हैं वो एक्टिव है USA में, वो आपको सर्च करना है। जब आप फिल्टर करोगे ना तो इजीली मिल जाएगा। देन आपको IPFS डेस्कटॉप की एप्लीकेशन एक्सप्लोर करनी है और उसमें देखना है कि आपकी पब्लिक की कहाँ दिखती है एंड क्या है आपकी पब्लिक की, वो आपको फाइंड करना है। तो अभी तक जो हमने किया, हमने पहले समझा कि IPFS होता क्या है, नेटवर्क क्या चीज़ है, कैसे हमारे लैपटॉप को हम एक IPFS नोड बना सकते हैं, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि IPFS को WSL में कैसे सेटअप करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। यूजिंग बेसिकली हम अगर मुझे IPFS मेरे WSL पे यूज़ करना है या फिर मुझे CLI के थ्रू यूज़ करना है तो कैसे करते हैं। सो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप जाके देख सकते हो। इधर काफ़ी अच्छे से स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ के लिए दिए हुए हैं, मैक OS के लिए दिए हुए हैं, लिनक्स के लिए दिए हुए हैं। तो WSL जैसे कि विंडो सबसिस्टम फॉर लिनक्स है, तो हम यहाँ पे लिनक्स वाला पार्ट यूज़ करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। सो IPFS इंस्टॉल करने के लिए पहले तो हमें एक जिप फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है जिसके अंदर हमारी जो जितनी भी फाइल्स हैं रिक्वायरमेंट वाली वो सब होती हैं। तो ये हमने पहले डाउनलोड कर ली। वंस दे आर डाउनलोडेड उसके बाद आपको क्या करना है, अनजिप करना है। अनजिप करोगे तो आपको पता चलेगा एक कूबो फोल्डर है, उसके अंदर लाइसेंस है, रीडमी है, देन एक फाइल है install.sh। जब इस फाइल को आप रन करोगे ना तो आपका जो IPFS है वो इंस्टॉल हो जाएगा। पहले तो ये जो फोल्डर है कूबो इसके अंदर जाना है। देन उसके बाद यूजिंग द बैश, अब क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, IPFS इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रूट प्रिविलेजेस चाहिए। रूट प्रिविलेजेस के लिए हम क्या करेंगे, सूडो यूज़ करेंगे। सूडो देन क्योंकि हमें ये install.sh रन करनी है तो मैंने यहाँ पे लिखा बैश देन द फाइल नेम। क्योंकि सूडो हमने लगाया हुआ है तो हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब यू सी कि ये जो .IPFS फाइल है ना ये आपके यूज़र के, मतलब जो आपका यूज़र है उसके बिन में स्टोर हो गई है, विच मीन्स आपका जो IPFS है वो इंस्टॉल हो गया है। नाउ यू कैन चेक द वर्जन ऑफ IPFS यूजिंग IPFS वर्जन। सो यहाँ पे मुझे वर्जन शो हो रहा है, इसका मतलब जो मेरा IPFS था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब अभी जब IPFS स्टार्ट करने से पहले, उसका डीमन स्टार्ट करने से पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो पहले चेक कर लेते हैं कि .IPFS फाइल प्रेजेंट है या नहीं है। जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं ना तो .IPFS फाइल क्रिएट हो जाती है एंड इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं IPFS स्पेस इनिट। ठीक है, जब ये करोगे तो इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे बता देगा कि किस फोल्डर के अंदर उसने वो .IPFS फाइल स्टोर करी है। तो आप ls-a करके चेक कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सो जब मैंने ls-a देन फाइल का नेम और ग्रेप मारा IPFS पे तो मुझे मिल गया कि .IPFS है, विच मीन्स IPFS इनिशियलाइज हो गया है, राइट। जस्ट अ सेकेंड।
तो अब जब IPFS इंस्टॉल हो गया, अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे थे, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर कुछ तो बटन्स थे या कुछ तो ऑप्शंस थे जिससे हम इमेज ऐड कर पा रहे थे या कोई भी फाइल ऐड कर पा रहे थे एंड इजीली हम उसको पिन भी कर पा रहे थे। अब देखते हैं कि CLI की कमांड्स के थ्रू हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक IPFS डेस्कटॉप एप्लीकेशन रन की ना, ऐसे ही मुझे CLI में पहले एक डीमन रन करना पड़ेगा। तो डीमन रन करने के लिए, मतलब डीमन का मतलब वही है कि अगर आपको IPFS की नोड स्टार्ट करनी है और इंटरैक्ट करना है उससे, नेटवर्क से इंटरैक्ट करना है, तो आप IPFS डीमन रन करते हो। जब आप इसको रन करते हो ना तो ये लोकली रन हो जाता है ऑन लोकल होस्ट पोर्ट 5001। एंड जब आप इस URL पे जाओगे ना /webui, तो जो हमने IPFS डेस्कटॉप में UI देखा, सेम वही UI हम ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। सो इसको करके देखते हैं। सो मेरा WSL ओपन हो गया है, आई होप इट इज़ विजिबल, राइट। IPFS daemon, सी लास्ट में मैसेज आ गया कि जो गेटवे सर्वर है वो इस एड्रेस पे विजिबल है 8080 पे, डीमन रेडी है, और हम जो हमारा वेब UI है हम इसको इस लिंक पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जब इस लिंक पे जाएंगे तो यू सी जो हमने IPFS डेस्कटॉप की एप्लीकेशन देखी थी, सेम इंटरफेस हमारा अब वेब पे खुल रहा है क्योंकि हमने एक लोकल नोड रन किया है। अब ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो है ना, ये आपकी लोकल नोड है, ठीक है। यहाँ पे अगेन आप वही सेम चीज़ बैंडविड्थ देख सकते हो, ठीक है। आपकी पीयर ID क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड काफ़ी सारी अलग अदर जो URL हमें चाहिए होती है वो भी यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। फाइल्स में जाएंगे तो जो मैंने मेरी लोकल नोड पे स्टोर की थी 2 फाइल्स, वो भी यहाँ पे विजिबल है, राइट। तो जैसे मैं किसी भी फाइल को खोलती हूँ तो वो यहाँ पे खुल जाएगी एंड मैं यहाँ से और भी फाइल्स इंपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, एक हमने एप्लीकेशन रन की, एक हमने लोकली उसको चलाया और लोकल होस्ट पे हमने उसको एक्सेस कर रहे हैं हमारी लोकल नोड को, एंड उस पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम वही चीज़, पीयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि क्या गेटवे है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा IPFS नोड था वो हमने लोकली उसको रन करके देख लिया, सेम इंटरफेस आ गया। अब मुझे अगर कोई फाइल ऐड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो लेट्स सी कि कैसे ऐड करते हैं। एक और उबंटू खोल लेंगे WSL, बिकॉज ये जो चल रहा है ना आपका डीमन, इसको चलते रहने देना है, तभी आप एक्सेस कर पाओगे और IPFS पे ऐड कर पाओगे फाइल्स। तो बेसिकली मैंने एक हेलो और यू कैन से demo.txt बनाया एंड उसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट IPFS फाइल अपलोडेड ऑन IPFS, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, चेक करते हैं कि ये फाइल हमारी क्रिएट हुई नहीं हुई। सो नैनो हमने यूज़ किया फाइल क्रिएट करने के लिए, देन हमने उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड किया, देन अब हम चेक करते हैं कि वो फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई यूजिंग LS कमांड, एंड उसके आगे मैंने ग्रेप लगाया हुआ है तो ताकि अगर ये फाइल हमारी होगी उधर तो हमें दिख जाएगा। सो एंटर किया, सो यू सी की जो हमारी फाइल थी वो हमारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। एक बार इसको कैट करके देख लेते हैं कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो हमें विजिबल है या नहीं है। तो यू सी कि जो हमने टेक्स्ट उसके अंदर लिखा था वो हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं, देन IPFS वर्जन चेक करते हैं। हमारा IPFS भी इंस्टॉल्ड है, हमारा डीमन भी स्टार्ट हो रखा है। अब हमारी फाइल को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं IPFS ऐड, देन उसके बाद फाइल नेम, तो फाइल नेम इज़ डेमो डॉट। सो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो मुझे फाइल का जो हैश था वो मिल गया,
विच मीन्स इधर इसने आउटपुट दिया कि एडेड जो भी मेरी फाइल है उसका हैश और उस फाइल का नेम, तो ये मतलब मेरी फाइल जो है वो ऐड हो चुकी है। अब इस फाइल को ना चेक करते हैं जो हमारा लोकल नोड रन हो रहा है उस पर। यू सी कि जब भी आप फाइल्स पे जाओगे ना तो ऊपर ये जो सर्च बार है यहाँ पे आप किसी भी फाइल का हैश डालोगे, बेसिकली आप उस हैश से उस फाइल को सर्च कर रहे हो आईपीएफएस नेटवर्क पे। तो मैंने यहाँ पे वो हैश डाला, ब्राउज़ किया एंड यू सी जो मेरी वो फाइल है उसका कंटेंट मुझे मिल गया। जब मैं मोर पे क्लिक करूँगी, शेयर लिंक पे क्लिक करूँगी एंड इस लिंक को खोलूँगी ब्राउज़र में, तो मेरी वो फाइल मिल जाएगी मेरे को। तो अभी ये फाइल स्टोर कहाँ हुई है? ये फाइल स्टोर हुई है जो आपका कंप्यूटर है उसकी कैश में, ठीक है। अब अगर मेरी कैश मेमोरी फुल होगी तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको पिन करना होता है। तो बेसिकली अभी आगे चलते हैं। अभी जो हमने देखा कि ये जो फाइल है ये इस एड्रेस पे, या ये जो इसका एड्रेस है, ये जो हैश है इस फाइल का, उससे अगर हम आईपीएफएस डेस्कटॉप पे या जो वेब यूआई हम रन कर रहे हैं उस पर अगर सर्च करेंगे तो ये फाइल हमें दिख रही है, राइट। अभी इसका जो कंटेंट है वो मुझे चेक करना है कि क्या है, यूजिंग द CLI ओनली। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे आईपीएफएस कैट, देन जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ, IPFS cat then the content identifier. Content identifier is the hash of the file. जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपकी फाइल है, उसका जो हैश यहाँ पे है ना, वही आपका कंटेंट आइडेंटिफायर होता है। तो जब मैंने IPFS cat, cat का मतलब डिस्प्ले करना कंटेंट को, तो जब मैंने इस फाइल का कंटेंट डिस्प्ले किया तो यू सी जो मैंने उधर डाला था कंटेंट वो अब डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब जो मेरी फाइल थी वो IPFS में ऐड हो चुकी है, राइट। अभी एक काम करते हैं, एक ऑडियो फाइल को डाल के देखते हैं। तो पहले मैंने PWD करके चेक किया कि किस फोल्डर में है अभी हम करेंटली। तो मैं अभी हूँ होम और तृप्ति के अंदर, तो इसके अंदर जाते हैं, इस फोल्डर के अंदर। सो क्योंकि मैं उबंटू पे एक्सेस कर रही हूँ तो यहाँ पे जो लिनक्स होता है इसमें जाएंगे, देन उबंटू पे जाएंगे। जब भी आप WSL यूज़ कर रहे हो ना तो यहाँ पे ऐसे लिनक्स का एक वो बन जाता है जिसके अंदर आप जितने भी उबंटू के फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये वाला फोल्डर है जो कि मेरा खुला हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक ऑडियो फाइल डालती हूँ पहले। सो मैंने एक ऑडियो फाइल यहाँ पे डाल दी। इस ऑडियो फाइल को कुछ नाम दे देते हैं। ओके, ये ऑडियो फाइल नहीं है, वेब एमपी है। क्या इसी एक इमेज भी ले ली। तो अभी यहाँ पे मैंने मेरे जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें एक ऑडियो फाइल ले ली और एक इमेज ले ली। तो अभी तक हमने क्या किया था, एक टेक्स्ट फाइल डाल के देखा था और कैसे उसको डिस्प्ले कराते हैं वो देखा था। अभी एक ऑडियो फाइल डाल के देखते हैं एंड सिमिलरली एक इमेज डाल के देखते हैं। तो वापस से जाएंगे अपने उबंटू WSL टर्मिनल पे, ls करके चेक करेंगे पहले कि फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो जैसे मैंने img.png किया था, जब मैंने ls मार के ग्रेप मारा और फाइल का नेम डाला तो मुझे वो फाइल का नेम दिख गया, विच मीन्स वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है इस डायरेक्टरी में, ठीक है। अब यूजिंग IPFS ऐड कमांड मैं इस फाइल को ऐड कर दूंगी IPFS नेटवर्क में। यू सी जो मेरी इमेज थी वो ऐड हो गई है, जो इमेज का हैश था वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मैं इस हैश को जब मैं कॉपी करूँगी एंड जो मेरा वेब यूआई है उस पर पेस्ट करूँगी, जस्ट अ सेकेंड, दोबारा से कॉपी करते हैं एंड ऊपर पेस्ट किया, ब्राउज पे क्लिक किया।
सी कि ये जो फाइल है ये इधर प्रीव्यू नहीं हो रही है, आप लोकल गेटवे पे जाके चेक कर सकते हो इस फाइल को। तो मैंने लोकल गेटवे पे क्लिक किया एंड जो मेरी फाइल थी, जो मेरी इमेज थी, अब वो मेरे को यहाँ पे विजिबल है। तो विच मीन्स जो मेरी इमेज थी वो भी मेरी IPFS पे लोकल नोड पे हमने डाल दी। यहाँ पे उसको कैट करके डिस्प्ले करा के देखते हैं। अब जब हम इमेज को CLI पे डिस्प्ले कराएंगे तो वो मतलब इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट होगा या कुछ आइडेंटिफायर्स होंगे वो मुझे दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या IPFS कैट देन कंटेंट आइडेंटिफायर जो मेरी इमेज का है वो एंटर किया। तो यू सी जैसे हम जब इमेज को प्लेन टेक्स्ट में या नोटपैड में ओपन करते हैं तो यही हमें दिखता है, सेम हमें वहाँ पे यही दिख रहा है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट फाइल को डाला IPFS में, देन हमने एक इमेज को डाल के देखा IPFS में। अब एक काम करते हैं, अब एक ऑडियो फाइल को डाल के देखते हैं। सो पहले LS ग्रैब करके चेक करते हैं कि जो मेरी ऑडियो फाइल है वो है या नहीं है। सो वो जो फाइल है वो प्रेजेंट है मेरी करंट डायरेक्टरी में। यूजिंग IPFS ऐड देन फाइल नेम। सी कि जो मेरी ऑडियो फाइल थी वो भी अब IPFS पे हमने डाल दी है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड चेक करते हैं कि हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। सो अगेन हम इस वेब ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ वेब UI पे जाके ब्राउज करते हैं। तो अगेन हम इसको यहाँ पे प्रीव्यू नहीं कर सकते, या तो हम इसको लोकल गेटवे पे देख सकते हैं या फिर पब्लिक गेटवे पे देख सकते हैं। तो लेट्स सी दैट ऑन लोकल गेटवे। सी कि जो मेरी ऑडियो फाइल है वो भी हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। वापस से चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी तक हमने देखा कि हमने एक टेक्स्ट फाइल डाली, हमने उसको लोकल वेब UI पे जो हमें इंटरफेस मिल रहा था IPFS का, उधर जाके हमने सर्च किया तो वो हमें फाइल मिल रही थी। इवन जब मैं URL जो है HTTPS के लिए है कि वेब ब्राउज़र पे आप खोल सकते हो IPFS की फ़ाइल, उस पर भी अगर मैं कंटेंट आइडेंटिफायर डालेंगे तो हमें वो फाइल एक्सेसिबल हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये जो हमने फाइल्स डाल ली इसको पिन कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे लोकल नोड पे। क्योंकि अगर कैश मेमोरी फुल होगी तो ये फाइल्स तो डिलीट हो जाएंगी। तो इनको पिन कैसे करते हैं, पिन करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं IPFS पिन देन ऐड देन जो कंटेंट आइडेंटिफायर है वो डालेंगे। तो वापस से चलते हैं। सो जो जैसे मेरी लास्ट फाइल थी ये audio.webm, तो इसी को मैं पिन करती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, इसके कंटेंट आइडेंटिफायर को टाइप करेंगे IPFS जस्ट सेकेंड, हाँ IPFS ऐड पिन audio.webm। ओके, यहाँ पे फाइल नेम नहीं कंटेंट आइडेंटिफायर डालना है। तो IPFS ऐड पिन देन कंटेंट आइडेंटिफायर। जस्ट अ सेकेंड, फाइल और डायरेक्टरी। ओके सो वी हैव क्लियर करते हैं इसको एंड वापस से डाल के देखते हैं। लेट्स ट्राई विद अनदर टेक्स्ट फाइल। जो हमने टेक्स्ट फाइल डाली उसके साथ ट्राई करते हैं। तो जो मैंने लिखा था डेमो, और आई कैन यूज़ IPFS ऐड demo.txt IPFS पिन ऐड। सी जो मेरी टेक्स्ट फाइल थी जो demo.txt थी उसका मैंने कंटेंट आइडेंटिफायर निकाला एंड यूजिंग IPFS पिन ऐड देन उसके बाद जो कंटेंट आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आ गया कि ये जो फाइल है ये पिन हो चुकी है। अब अगर कैश फुल भी हो जाता है तो भी ये डिलीट नहीं होगी, अब ये परमानेंट स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी डू IPFS पिनिंग बाय CLI।
उसके बाद जैसे हमने बात की, जैसे हमने देखा IPFS डेस्कटॉप पे भी, और जब हम उसको लोकली रन कर रहे हैं लोकल होस्ट पे भी, तो हम पीयर्स को भी देख पाते हैं। पीयर आईडी जो थी, जो हमारी पीयर आईडी थी, जिससे कि और जो नेटवर्क है, और जो नेटवर्क में और जो नोड है IPFS नोड, वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे, वो होती है पीयर आईडी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि कौन कौन से पीयर्स एक्टिव है राइट नाउ, तो उसके लिए CLI में मैं कमांड यूज़ करूँगी IPFS SWARM स्वाम देन पीयर्स। ठीक है, ये जो भी पीयर्स होंगे उनकी एड्रेसेस को शो करा देगा, लिस्ट कर देगा। तो जिस कि मैंने यहाँ पे क्या IPFS स्वाम पीयर्स, तो इसी जितने भी मेरे अभी एक्टिव IPFS नोड है ना, उन सब का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन द वेब UI। ठीक है, जब अब सेकंड एक्टिविटी जो है वो यही है कि जो आपने WSL इंस्टॉल कर रखा है ऑन योर सिस्टम, उस पर आपको सेटअप करना है IPFS। जैसे जो मैंने बताया कि पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता है पैकेज, देन उसको अनजिप करना पड़ता है, देन उसके अंदर एक install.sh फाइल होती है, उसको रन करना होता है। एंड जब आप उसको रन कर लेते हो तो IPFS इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको इनिट करना है, एंड उसके बाद आप ऐड और फाइल्स को डाल सकते हो और पिन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पहले तो सेटअप करना है IPFS अपने WSL में, उसके बाद एक टेक्स्ट फाइल बनानी है और उसको IPFS पे डालना है यूजिंग द कमांड्स। ठीक है, और उसके बाद कमांड्स का ही यूज़ करके आपको वो जो टेक्स्ट फाइल है उसको पिन करना है, और जो भी आपका कंटेंट आइडेंटिफायर होगा उसके साथ जो IPFS की URL है वो आपको शेयर करनी है।